गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पुरवाल। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 8, उसमें हमने क्या पढ़ा था, मोल संकल्पना यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अब जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि प्रतिशत संगठन, और उससे रिलेटेड 2-3 थ्योरीज और है उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले जो हमने बताया वो क्या है, हम प्रतिशत संगठन यानी परसेंट कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करिए। क्या होता है परसेंट कंपोजिशन, यानी कि हम परसेंट कब काउंट करते हैं, जब हमको क्या करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर जो हमका हमें टोटल दे रखा है उसमें हमको किसी पर्टिकुलर की अमाउंट परसेंट में काउंट करनी होती है। तो हम परसेंट काउंट करते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ में बोलते हैं कि कोई पदार्थ है, उसमें कितना परसेंट पर्टिकुलर चीज़, जैसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट में हमारी जो है अलग अलग परसेंट में क्या होती है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है। तो हम क्या है उसके अमाउंट का में परसेंट में काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जब हमारे जो टोटल हमारा जो कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है या यौगिक होता है, उसमें प्रत्येक तत्व जो रहता है यानी कि जो यौगिक रहता है वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, हमने पढ़ा है। यानी कि कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से कंसिस्ट करता है ना। तो उसमें जो होती है परसेंट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कितनी मात्रा है, यानी कि पर्टिकुलर जो तत्व है उसकी कितनी मात्रा उस यौगिक में है, वो परसेंट में हम जब काउंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परसेंट संगठन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन जैसे दे रखी है, इसकी डिटेल जो बता रखी है, यौगिक के द्रव्यमानुसार 100 भाग में उसके अवयवी तत्वों की मात्रा यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो तत्व है उनकी जो मात्रा रहेगी, अगर वो हम प्रतिशत में काउंट कर रहे हैं यानी 100वें भाग में काउंट कर रहे हैं तो उसको परसेंट कहते हैं। तो वही क्या कहलाती है, हमारी प्रतिशत संगठन कहलाती है। यानी कि द अमाउंट ऑफ कंसिस्टिंग इन द 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, उसके बाद उदाहरण हमको दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित तत्वों के कितने कितने ग्राम। उदाहरण के लिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है कि हमको बताया कि 100 ग्राम कोई तत्व है, उसमें किसी एक का एग्जाम्पल दिया है यौगिक का, उसमें कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे उसके बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन तत्व हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, है ना। यानी इसमें क्या क्या मिलता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो इसमें कैल्शियम का जैसा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होगी प्रतिशत में, वो उसका प्रतिशत संगठन कहलाएगी। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि इसके आणविक द्रव्यमान 100 है। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है उसका हमने आणविक द्रव्यमान माना कि वो 100 है। अणु द्रव्यमान में निकाली गई कैल्शियम की मात्रा 40 ग्राम, कार्बन की मात्रा 12 ग्राम और ऑक्सीजन की मात्रा 48 ग्राम इसका प्रतिशत दर्शाएगी, है ना। यानी कि क्या है, टोटल जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट वो कितना है हमारे पास, 100 है। यानी कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे पास क्या है, 100 ग्राम है। ठीक है, अब इसमें हमको पता है ये कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब हमको बोल दिया है कि यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम वो 40 ग्राम है, जो ऑक्सीजन है वो दे रखी है हमको 48 ग्राम, और जो कार्बन दे रखा है वो दे रखा है 12 ग्राम, है ना। तो एक तरह से ये हो गया कि ये क्या 100 ग्राम का 40% हो गया, ये 12% हो गया और 48% होगा। परसेंट कैलकुलेट करना आता है हमको, है ना। अगर 100 ग्राम टोटल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें हमें कैल्शियम का 40 दे रखा है, तो हम परसेंट इस तरह से काउंट करेंगे तो 100 से 100 तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कितने ग्राम क्या है, हमारा कैल्शियम कितना है, 40% है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कि जो यौगिक दे रखा है उसका द्रव्यमान पर्टिकुलर जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है या जिस एलिमेंट से वो बना हुआ है उनका द्रव्यमान लेकर हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत संगठन यानी परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काउंट करने के लिए क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, वो इसे याद करने के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है। यानी फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर इट्स कैलकुलेशन। तो क्या क्या होता है, सबसे पहला यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जोड़कर उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। और वैसे अगर हमको कोई यौगिक दे रखा है तो उसका अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जब जितने भी तत्वों से मिलकर बना हुआ है उसके तत्वों का द्रव्यमान जो रहेगा वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम HCl के बारे में लेते हैं। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि हमको HCl का अणु द्रव्यमान निकालना है। तो अणु द्रव्यमान कब निकलेगा, जब हम इसको क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर एक एक तत्व का अणु द्रव्यमान निकालेंगे। जो हाइड्रोजन है उसका अणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, और जो क्लोरीन है उसका होता है 35.5,
है ना। तो टोटल HCl का कितना हो जाएगा 36.5, यानी कि एक तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा 100% है, यानी HCl का टोटल जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया 36.5। ठीक, तो ये हमारा एक तरह से 100% हो जाएगा। इसी की बेसिस पे हम इन दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत परसेंट प्रतिशत यानी कि परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया आपको, क्या बोला है कि यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जोड़कर उसका अणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई। फिर क्या बोला है, फिर गणना द्वारा यौगिक के 100 ग्राम में उसके अवयव तत्वों को अलग मात्रा में ज्ञात कर लिया जाता है, यानी कि देन द कैलकुलेशन अमाउंट of the different constitution elements is determined in the 100 ग्राम of the compound। अब कैसे, इसके बेसिस पे हम एक सम सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको किस तरह से परसेंट जो कंपोजिशन है वो कैलकुलेट करना है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हमको पोटेशियम क्लोराइड का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है, यानी द कैलकुलेट द परसेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड KClO3, जो फॉर्मूला होता है पोटेशियम क्लोराइड का KClO3 जो है उसका हमको क्या निकालना है, परसेंट कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, तो KClO3 जो दे रखा है हमको पूरा, उसका अणु द्रव्यमान क्या है। अब इसका अणु द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पोटेशियम का यानी K जो हमको दे रखा है पोटेशियम, उसका क्लोरीन का और ऑक्सीजन का, इनका पर्टिकुलर अणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो पोटेशियम है उसका 39 है ना, जो क्लोरीन है उसका 35.5 और जो ऑक्सीजन है उसका 16, ये इनका अणु द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले हमारा टोटल यौगिक जो है हमारा KCl3 यानी का जो कंपाउंड है हमारा, उसका क्या हो जाएगा अणु द्रव्यमान। इन तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे, जितना इसका अमाउंट है उतना इनका अणु भार रहेगा। जैसे पोटेशियम एक ही है इनमें, तो पोटेशियम में क्या हो जाएगा, सिर्फ 39 ही लेंगे पोटेशियम के केस में। जो हमारा क्लोरीन है वो भी एक ही है, तो क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 35.5 ही लेंगे। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो उसमें कितने हैं, 3 है, तो ऑक्सीजन का जो 16 होता है उसमें 3 का इंटू कर देंगे, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यानी इन तीनों को अब प्लस करेंगे हम, तो कितना आ रहा है 1 to 2.5 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है उसका टोटल अणु द्रव्यमान कितना हो गया हमारा 1 to 2.5 हो गया। ओके, अब हमको क्या निकालनी है, प्रतिशत में मात्रा यानी परसेंटेज में अमाउंट निकालनी है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो क्या करेंगे, जो टोटल है हमारे पास वो कितना है 1 to 2.5 है, यानी एक तरह से हमारा 100% है ना। इसके रिस्पेक्ट में ही हम निकालेंगे। जैसे हम हमारी एग्जाम्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, जब हमारा जो टोटल मार्किंग होता है, जैसे मान लें हमारा टोटल मार्किंग जो है वो कितना है, जैसे टोटल मार्किंग मान लिया हमने कि हमारा 500 टोटल मार्किंग है, तो इस तरह से ये 500 की जगह हमारा टोटल कितना है, हमारा 1 to 2.5 है ना। और जैसे हमारे मान लेते हैं हमारा जो नंबर है वो 4 to 5 है, यानी हमारा जो टोटल है वो है, टोटल जो हमारे नंबर्स आए हैं हमारे वो 4 to 5 है, यानी कि हमारा टोटल कितना 4 to 5 है। और 500 जो है वो 100% है, तो इसमें हम 100 कैलकुलेट करके परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा ही कैलकुलेशन हमको यहाँ करना है, किसकी अमाउंट निकालने के लिए, जो हमारा दे रखा है KClO3 उसमें जो पोटेशियम है उसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो वही किया हमने। जो पोटेशियम था उसका अणु द्रव्यमान कितना है 39 है, क्योंकि उसकी खुद की अमाउंट, और टोटल कितना दे रखा है 1 to 2.5 इंटू 100 ग्राम, है ना, क्योंकि ग्राम में अमाउंट निकालेंगे हम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना ग्राम में अमाउंट आएगा वो उसका परसेंटेज होगा, यानी कि वह पर्टिकुलर 1 to 2.5 में 31.8 ग्राम क्या हो जाएगा KClO3 में K है, यानी पोटेशियम में। तो वही हो जाएगा यहाँ पे कि 31.8% जो हमारा है पोटेशियम वो प्रेजेंट है। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, क्लोरीन के लिए भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में हम जो अणु द्रव्यमान लेंगे वो 16 नहीं 48 लेंगे, क्योंकि 48 क्या है, जो हमारा टोटल ये यौगिक है यानी जो कंपोनेंट है उसमें कितना है, जो ऑक्सीजन है वो कितनी है 3 प्रेजेंट है, यानी 48 के फॉर्म में। उसका जो वेट है वो कितना दे रखा है 48 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 48 लेकर ही कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का परसेंट ज्ञात करना, वो परसेंट कंपोजिशन हो गया, यानी प्रतिशत संगठन हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो
मूलानुपातिक सूत्र के बारे में, यानी जिसे इम्पीरियल सूत्र कहते हैं, इम्पीरियल फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में। क्या होता है मूलानुपातिक सूत्र या इम्पीरियल फॉर्मूला? किसी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र वह सूत्र है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणुओं की संख्या का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। यानी इंग्लिश में पढ़े तो इम्पीरियल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट and the simplest full number ratio between the atoms is 1 molecule of the compound। यानी कि क्या बोल रखा है हमको कि जैसे हमने माना एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मर्क्यूरियस क्लोराइड है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है Ag2Cl2 होता है। ठीक है, जब इसी फॉर्मूले को हम सिर्फ कह दें कि AgCl, यानी कि आप एक तरह से मानो कि एक तरह से हिंट होती है कि हम AgCl ये फॉर्मूला यूज़ करके हमको इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इसका फॉर्मूला रियल तो ये होता है, पर हम ऐसे याद रखने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि याद रखने के लिए हम याद कर लेते हैं कि AgCl आएगा इसी, हमको टूटो लगा के इसका फॉर्मूला बनाना है, तो वही हो जाएगी मूलानुपातिक सूत्र। ऐसे हमको एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे एसिटिक अम्ल जो हुआ, एसिटिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है ना। जब इसी फॉर्मूले को हम सिर्फ इस तरह से लिख दें कि हम देख लिया कि क्या क्या आ रहा है, इसमें कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। जो कार्बन है वो कितने टाइम है हमारे पास? 2 टाइम है। जो कार्बन है वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। सेम केस यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, ये रहा। जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितने टाइम आ रहा है? वो भी 2 टाइम आ रहा है। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना टाइम आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है। तो एक तरह से ये क्या हो गया? रेशो 2:4 हो गया। अगर इसको हम जो सरल अनुपात बोल रहा है यहाँ पे कि सरल अनुपात है, सिंपल प्रपोजिशन में देखें तो ये क्या हो जाएगा? 1:1:2 हो रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला एक तरह से हम इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं कि CH2O, जहाँ पर जो C है वो एक ही है, जो O है वो भी एक ही, और जो हाइड्रोजन दे रखी है वो हमको 2 दे रखी है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो सिंपल प्रपोजन है वो देखते हैं और उसको हम मूलानुपातिक सूत्र देखते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे हमको एक एग्जांपल और दे रखा है। जैसे यहाँ पे बात की हुई है HCOOH के बारे में, ठीक है। इसमें भी क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना है? 1 है कि 2 है? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 2 दे रखे हैं। और जो हमारा कार्बन है वो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है ना। तो ये भी सेम ऐसे हो जाएगा, CH2O की तरह ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा CH2O, जैसा कि हमने अभी एसिटिक एसिड के लिए देखा था। तो हमने यहाँ पे ये नोट किया कि जो हमारे इम्पीरियल फार्मूला होता है वो बहुत से कंपाउंड का, यानी बहुत से यौगिक का सेम भी हो सकता है, पर उनका जो रियल फार्मूला होता है, जो आणविक सूत्र जो उनका होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे वही बताया कि फॉर्मिक एसिड जो होता है हमारा, उसका जो रियल फार्मूला जो होता है वो होता है HCOOH, ठीक है। और हमारे एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। पर मूलानुपातिक सूत्र के केस में हम, यानी इम्पीरियल फार्मूला के केस में हम क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? वोल नंबर का रेशो देख रहे हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 था, और ऑक्सीजन 2 थे और जो कार्बन था वो क्या था? 1 था। ऐसे इस केस में क्या हुआ, जो कार्बन थे वो 2 थे, ऑक्सीजन थे वो भी 2 थे, और जो हाइड्रोजन थे वो हो गया था 4। तो इसको अगर हमने, तो इस तरह से क्या है, जो हमारा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड होता है, दोनों का जो मूलानुपातिक सूत्र यानी इम्पीरियल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा, ठीक है। इतना किया हमने। तो ये तो हमको पता था कि इनके फॉर्मूलेस पता थे, तो हमने निकाल लिया हमने इम्पीरियल फार्मूला है मूलानुपातिक सूत्र। अगर हमको प्रतिशत संगठन की सहायता से मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात करना होगा, यानी कि जो परसेंटेज हमने देखे, परसेंटेज कंपोजिशन देखे, हमको उनकी हेल्प से क्या निकालना हो, हमको इम्पीरियल फार्मूला कैलकुलेट करना है, पता करना। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए क्या करना होगा, हमको कुछ स्टेप्स बताई हुई है यहाँ पर। क्या बोला हुआ है? सर्वप्रथम अवयवी तत्व की प्रतिशतता को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं, जिससे तत्व के परमाणु की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो पाए। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, द रिलेटिव नंबर ऑफ एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इस एटॉमिक मास। यानी जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, हमने किया था ना कैलकुलेट, किसके बारे में किया था? पोटेशियम जो क्लोराइड किया था, उसमें हमने क्या निकाला था, जो पोटेशियम है उसका जो परसेंट निकाला था 31.8 निकाला था, ठीक है। इस केस में क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले क्या करना है, जो 31.8% जो हमारा क्या निकाला था, पोटेशियम निकाला था, उसका अब हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसका जो अणु द्रव्यमान निकला था,
ठीक है, क्या था पोटेशियम का अणु द्रव्यमान 39 था ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले 39 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, परसेंटेज कंपोजिशन से हमको क्या निकालना हो, जब इंपीरियल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो परसेंट अमाउंट हमको दी हुई है किसी एलिमेंट की, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अणु द्रव्यमान से, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर मास से। देन क्या करना पड़ेगा, उपयुक्त पद से प्राप्त हुई संख्याओं को इनके से सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, जिससे तत्वों का सरल अनुपात प्राप्त होता है। इसे आप इस तरह से इस एग्जाम्पल से क्लियर करिए, अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा ही नहीं। ये जैसे हमको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहला हमको क्या बोला गया था कि हमने देख लिया कि हमको एक 4 तत्व दिए हुए हैं। फॉर्मूला किसका बोला हुआ है हमको, यहाँ पर हमको दिया हुआ है फेरस सल्फेट, ठीक है। उसका पूरा फॉर्मूला होता है Fe2SO4.7H2O, है ना। उसका जो टोटल फॉर्मूला होता है ये जहाँ पर लिखा हुआ है FeSO4.7H2O होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, Fe प्रेजेंट है, S प्रेजेंट है, O प्रेजेंट है और H2O प्रेजेंट है। और इनके हमको परसेंट में अमाउंट दे रखी है। जो आयरन दे रखा है वो दे रखा है 20.15%, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ प्रतिशत की मात्रा। तो आयरन कितना दे रखा है हमको 20.15%। जो सल्फर दे रखा है वो दे रखा है 11.51%। ऑक्सीजन दे रखी है 23.02। जो हाइड्रोजन दे रखा है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी जो पूरा जल दे रखा है हमको दे रखा है वो 45.32। ये सारा क्या है, इनका परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इनका एटॉमिक मास क्या क्या होता है, तो एटॉमिक मास क्या क्या होता है वो भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे Fe का एटॉमिक मास दे रखा है 56, या हिंदी में आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर नीचे सेंटर में मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, जो Fe है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 56 होता है। ऐसे सल्फर है उसका 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 और पूरा जल जो होता है उसका टोटल होता है 18, ठीक है। और हमने जो अभी फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे थे कि प्रतिशत संगठन से हम कैसे इंपीरियल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमको सबसे पहली जो हमने सेकंड लाइन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि हमको क्या करना है कि जो हमको परसेंट दे रखा है उसको उसके एटॉमिक मास से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमको परसेंट में अमाउंट दे रखी है उसको किससे डिवाइड करेंगे, उससे परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, सभी में किया हुआ है ना। ये सब इनका एटॉमिक मास से, और इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो इनका परसेंट में अमाउंट दे रखा था उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट देवल रखा है वो क्या बोला है हमको यहाँ पर, यदि उपयुक्त पद से प्राप्त हुई संख्या को इनसे सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब क्या हुआ, हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, हमने इन सबको डिवाइड कर दिया। अब हमको क्या करना है, इन सब में जो सबसे छोटी अमाउंट है ये कौन है, सबसे छोटा इसमें 0.36 या 0.359, क्या होगा इनमें तीनों में सबसे छोटा 0.359 है, क्योंकि 0.36 ये समथिंग समथिंग है, अप्रोक्स पर छोटा तो 0.359 है। तो हमको क्या करना है, अब इन सारे अमाउंट जो हमारे पास आई है उनको जो सबसे छोटी जो अमाउंट है उससे क्या करना है, हमको डिवाइड करना है ना। जैसे ये आया था 0.359, 0.36, 1.44 और 2.518, तो इनमें सबसे छोटा कौन आया था 0.359। तो उससे हमको क्या करना है, इन सारे जो हमारी अमाउंट आई है, जो हमने क्या करा, हमारा जो प्रतिशत था उसको उसके एटॉमिक द्रव्यमान से डिवाइड करने पर जो क्या आया है, ये सारे जो नंबर्स आए हैं उसमें से भी सबसे छोटा सिंपल नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर है उसको क्या करना है, उसकी हेल्प से हमको डिवाइड करना है इन सभी को, जो कि हमने किया हुआ है, जैसा कि हमको बोला गया था यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, यदि यह अनुपात पूर्णांकों में नहीं होता है तब उपयुक्त सरल अनुपात को किसी उचित संख्या में करके छोटे से छोटा निकटतम पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। तो वो तो हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे कि हमारे पास ये अलग अलग करके आ गए, यहाँ पे तो हमारा रेशो क्या आ गया, एक जैसा आ गया 1 1 4 7। अगर यहाँ पर भी हमको डिवाइड करने पर भी अगर यहाँ पर भी पॉइंट में आंसर आते तो हम क्या करते, किसी पर्टिकुलर ऐसे नंबर को चूज़ करते जिससे हम इनको क्या कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे कि एग्जांपल लें हम, अगर यहाँ पे गलती से आ जाता 1.5% आ जाता कहीं इनमें से किसी को डिवाइड करने पर, तो इसको अगर हमको क्या करना है, किसी रेशनल नंबर यानी वोल नंबर में बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.0, यानी हमारे पास वोल नंबर आ जाएगा 3, है ना। तो इस तरह से अगर क्या होगा, अगर हमारे पास वोल नंबर नहीं आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली पहले किसी भी ऐसी ही डिजिट से इंटू करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, एक वोल नंबर क्रिएट हो जाए।
इतना करने के बाद क्या बोला है, फिर यौगिक में उपस्थित उसके तत्व के संकेत के साथ उपयुक्त संख्या को लिखते हैं। जो यौगिक का सूत्र होगा वही यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र होगा। यानी द वोल नंबर ऑब्टेन्ड अबव आर रिटन एज द राइट हैंड स्क्रिप्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट दिस गिव्स द इंपीरियल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब इतना हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारा आ गया, ये जो हमारे रेशोज आए हैं 1, 1, 4, 7, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इंपीरियल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपीरियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड का क्या आया है, Fe कितनी टाइम दे रखा है हमको, 1 टाइम, तो Fe 1 टाइम हो जाएगा। जो सल्फर दे रखा है, H दे रखा है, वो कितना आया हमारा 1 टाइम, यानी सल्फर क्या हो जाएगा 1 टाइम आएगा। जो ऑक्सीजन दे रखा है वो कितना आया है, 4 आया उसका रेशो, तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा। जो हमको दे रखा है H2O वो कितना आया है 7 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 7H2O। तो इसका इंपीरियल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeSO4.7H2O। क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया इसके परसेंटेज के बेसिस पर, तो हमको पता चला कि इसका जो इंपीरियल फॉर्मूला निकला वो क्या निकला है, FeSO4.7H2O। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंपीरियल फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल फॉर्मूला के बारे में, यानी आणविक सूत्र के बारे में। आणविक सूत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मूला। यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणु तथा अणुओं की वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, वो आणविक सूत्र कहलाता है। अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे हमारा कोई भी फॉर्मूला था तो उसको क्या कर रहे थे, हम शॉर्ट बना रहे थे, और उसको हमने क्या बोला, इंपीरियल फॉर्मूला, या क्या बोला था, इंपीरियल फॉर्मूला यानी मूलानुपातिक सूत्र था। अब ये तो मूलानुपातिक सूत्र हो गया, पर आणविक सूत्र क्या कहलाता है, जब हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने बोल दिया हमको एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। तो वही बोला गया है कि यौगिक में उसमें उपस्थित समस्त तत्वों को उसका रियल नंबर, यानी कितने तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है वह बताना, वो क्या कहलाता है, हमारा आणविक सूत्र कहलाता है। यानी कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is a formula which represent the atoms and the actual number of atoms of the various element present in the one molecule of a compound। यानी कि कोई कंपाउंड दे रखा है हमको, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें जितने भी एटम्स है यानी जितना भी एलिमेंट्स है उन सभी का रियल नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, तो सब जो आणविक सूत्र होता है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें बोला गया यह या तो मूलानुपातिक सूत्र के समान होगा या फिर इसका कोई सरल गुणांक होगा। जैसे हमने अभी हाल देखा था कि हमने क्या देखा था, हमारा CH2O जो था, ठीक है, ये किसका हमने देखा था फॉर्मूला, CH3COOH का बोला था हमको इंपीरियल फॉर्मूला, यानी क्या बोला था, मूलानुपातिक सूत्र। ठीक है, यानी कि क्या एक तरह से ये क्या इसका सरल अनुपात है, सेम फॉर्मूला तो है ही नहीं, इसका सरल अनुपात है। यहाँ पे कार्बन 2 थे, यहाँ पे कार्बन 1 ही था, यानी कि ये क्या था, 1:2 था, जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमको सेम ये फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी 4, 2, 4, 2 और 2 का रेशो आ जाएगा। 1 मिनट से मैं क्लियरली लिख दूँ एक बार। यानी कि मैं क्या बता रही हूँ कि जो हमारा कार्बन है वो 1 है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है, और जो ऑक्सीजन दे रखा है यहाँ पर 1 दिया है। ये हमने क्या निकाला था, इसका इंपीरियल फॉर्मूला निकाला था, किसका, एसिटिक एसिड का, है ना। अब इसका अगर इस पर्टिकुलर पूरे रेशो में मैं 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बोला कि कार्बन जो हमने 1 लिया, ये कार्बन हम 2 ले लेंगे, तो ले लिया हमने 2 कार्बन। ये हाइड्रोजन हमने जो 2 लिए थे वो हमको 4 लेने, तो इस तरह से हम क्या हो जाएगा, हमारा जो एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, है ना, किसकी हेल्प से, उसके इंपीरियल फॉर्मूले की हेल्प से। तो वही बोला गया है, यहाँ तो मूलानुपातिक सूत्र खुद क्या हो जाएगा, आणविक सूत्र के सेम रहेगा, या फिर क्या हो जाएगा, उसका कोई सरल गुणांक होगा। अब सेम कैसे हो सकता है, जैसे हम मैं कहती हूँ कि HCl है, इसका मेरे को इंपीरियल फॉर्मूला निकालना है, यानी मूलानुपातिक सूत्र निकालना है, तो क्या निकालूंगी, इसमें एक ही तो हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन है, तो ये इसका मूलानुपातिक सूत्र भी हो जाएगा, ये इसका आणविक सूत्र रहेगा, क्योंकि इससे अलग अपन कोई रेशो चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। तो जो मूलानुपातिक सूत्र और आणविक सूत्र में एक तरह से संबंध देखें तो आणविक सूत्र बराबर मूलानुपातिक सूत्र इंटू n, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर इंपीरियल फॉर्मूला इंटू n, यानी n कोई पर्टिकुलर नंबर होगा जिससे हम क्या कर रहे होंगे, वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, किसने, इंपीरियल फॉर्मूले में। और अगर हमको
पूर्ण संख्या निकालनी होगी, यानी n निकालनी होगी, अणुओं की संख्या निकालनी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका अणु द्रव्यमान अपन में मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान, जो कि हमने अभी इससे पहले किया था। यानी क्या करना होगा हमको, n एक पूर्णांक संख्या है जो यौगिक के अणु द्रव्यमान तथा मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान के भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी n क्या बता रहा है हमको, अणु द्रव्यमान और जो मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे हम, उन दोनों के बीच में रेशो बता रहा है। यानी कि इस पर्टिकुलर रेशो में ये इंटू करने पर हम मूलानुपातिक सूत्र से आणविक सूत्र, आणविक सूत्र से मूलानुपातिक सूत्र निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए दिया हुआ है किसी यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए उसके अणु द्रव्यमान तथा मूलानुपातिक सूत्र का ज्ञात होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली अगर हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हमको कुछ तो पता चलेगा, आणविक सूत्र निकालना हो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ तो अणु द्रव्यमान पता, जैसे हमको बोल दे कि हमको कोई तत्व निकालना है जिसका आणविक द्रव्यमान 36.5 है, तो हमको अभी पता चला कि जो HCl का हमने निकाला था उसमें हाइड्रोजन 1 था और क्लोरीन 35.5 था, तो हमको पता चल जाएगा कि 36.5 से क्या बनेगा, HCl बन सकता है। या फिर हमको कह दे कि कोई 1:1 वाला कोई तत्व है, यानी कंपाउंड है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे ये तो HCl हो सकता है ना। तो हम जो हमको यौगिक का अणु सूत्र निकालना होगा, तो यहाँ तो हमको क्या पता हो, उसका इंपीरियल फॉर्मूला पता, यानी क्या मूलानुपातिक सूत्र पता, या फिर उसका द्रव्यमान पता हो। इन दोनों की इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, यौगिक का आणविक सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ हमको मेथड दे रखी है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या दे रखा है, डिटरमाइन द इंपीरियल फॉर्मूला। सर्वप्रथम यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात करना है। मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात होगा, हमको इंपीरियल फॉर्मूला पता होगा, तो आणविक सूत्र तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द इंपीरियल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंपीरियल फॉर्मूला। मूलानुपातिक सूत्र में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात करना है। कैसे करना है ये सब, इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, कुछ अमाउंट दे रखी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। इनका क्या दे रखा है हमको, परसेंटेज पता है हमको, यानी प्रतिशत संगठन पता है। अब प्रतिशत संगठन से हम कैसे निकाल सकते हैं रेशो, ये तो हमने अभी देखा था मूलानुपातिक सूत्र के केस में। क्या करना होगा, हमको क्या देखा है, प्रतिशत संगठन दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास का देखेंगे। एटॉमिक मास देखकर इनको क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर जो परसेंट दे रखा है उनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने किया था अभी मूलानुपातिक सूत्र के केस में। इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद क्या देखेंगे हम, सबसे छोटा अमाउंट, जो सबसे छोटा अमाउंट होगा डिवाइड करने के बाद क्या आया है, 33.3 आया है। उससे हम क्या करेंगे, इन तीनों जो हमारे डिवाइड करने पर अमाउंट आए थे उनको डिवाइड कर देंगे। इतना करने के बाद हमारे पास एक रेशो आएगा, है ना। वो रेशो क्या हो सकता है, या तो सरल अनुपात हो सकता है, सरल अनुपात नहीं भी होगा, पॉइंट में भी आंसर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको पर्टिकुलर क्या करेंगे, उसको पहले सरल अनुपात में बनाएंगे। सरल अनुपात में आ गया, जैसे यहाँ पर क्या आया, 1:1 आया है, यानी क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आया है, 1:1 आया है ना। अब क्या निकालना है हमको, इससे हमको मूलानुपातिक सूत्र क्या पता चल गया। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आया, 1:1 आया, तो हमको क्या पता चल गया कि कार्बन जो है वो 1 है, जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 है, और जो ऑक्सीजन है वो 1 है। अब इतना पता करने के बाद हमको क्या करना है, अब स्टेप्स करेंगे वो जो हमको बोलिए इस केस में। डिटरमाइन द इंपीरियल फॉर्मूला, इंपीरियल फॉर्मूला यानी मूलानुपातिक सूत्र हमने अभी हाल कैलकुलेट किया। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द इंपीरियल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ द वेरियस एलिमेंट, यानी कि क्या करना है, इंपीरियल फॉर्मूला जो हमको दिया हुआ है इसकी जो क्या होते हैं मास जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। इंपीरियल फॉर्मूला जो दे रखा है उसके जो मास दे रखे हैं वो हमको कैलकुलेट करना है, यानी जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका मास हमने कैलकुलेट किया और उसको प्लस कर लिया, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है ना। 12, 2 और 16 जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है। तो टोटल इंपीरियल फॉर्मूला का मास क्या आ गया, 30 आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोलिए। इतना होने के बाद हमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास बाय गिवन और कैन बी कैलकुलेट बाय मेथड नोन। अणु द्रव्यमान इसके ज्ञात करने की विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब अणु द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हमने निकाल लिया इंपीरियल फॉर्मूला। अब अणु द्रव्यमान हमने अभी हाल एक रेशो पढ़ा था ना कि अणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेपर डेंसिटी ले रहे हैं और इंटू 2 ले रहे हैं, यानी कि वेपर डेंसिटी जो है हमारी इंटू 2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं,
एन क्या देखेंगे हम, एन की हेल्प से हम क्या देखेंगे कि हम क्या कितने अमाउंट में हमको क्या करना है, इम्पीरियल फॉर्मूले से यानी कि मूलानुपातिक सूत्र से हमको आणविक सूत्र बनाने के लिए कौन सा रेशो चाहिएगा। तो वही है जो हमारा अणु द्रव्यमान आएगा उसको हम क्या करेंगे, हमारा मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान जो रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आया क्या है 2, तो यानी हमको क्या करना है, जो हमारा मूलानुपातिक सूत्र था उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यही था कि जो CH2O था उस केस में यानी 1:2:1 था, उसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2:4:1 होना चाहिए। यानी सीधी बात ये हो गई कि ये किसका फॉर्मूला बता रहा है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, मूलानुपातिक सूत्र से हम आणविक सूत्र भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्रतिशत संगठन पढ़ा, मूलानुपातिक सूत्र पढ़ा और आणविक सूत्र पढ़ा यानी कि परसेंट कंपोजिशन पढ़े, इम्पीरियल फार्मूला पढ़ा और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हो गए टॉपिक्स हमारे कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।